श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। क्या कह रहे हैं? अथ वक्षे खगेन्द्राणाम जाति भेदात फलागमम बालानां बोधनार्थाय सारम संग्रह्य शास्त्रतः। बालम बोधानाम शास्त्र की बात कह रहे हैं कि शास्त्र के विषय में कह रहे हैं कि किस प्रकार से जाति भेद और उसके अनुसार से हम फल इत्यादि करेंगे। तो कह रहे हैं ग्रहों की उस जाति भेद को, ग्रहों के उस जाति भेद को, दीपक जी महादेव। अरे महादेव महादेव, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अरे आप बहुत 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 धन्यवाद। माइक थोड़ा बंद करिए, रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा, तो कह रहे हैं ग्रहों की उस जाति भेद का जो शास्त्रों का तत्व रूप संग्रह है, जो शास्त्रों का तत्व रूप संग्रह है, उस जाति भेद के बारे में बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? उसका वर्णन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? बालानाम बोधनार्थाय, बालानाम बोधनार्थाय का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि यदि अवस्था से जातक विद्वान 80, 90, 100, 120 वर्ष की आयु का भी वृद्धावस्था का क्यों न हो, किंतु जिस विषय में उसका अध्ययन, अध्यापन आदि प्रवेश नहीं हुआ है, उस विषय के लिए अध्ययन प्रेमी शतायु पुरुष को भी बाल शब्द से संबोधित किया जाता है। इसका मतलब आप लोग समझे कि जिस विषय को, जैसे अब जिगीश जी हमारे हैं, ये इंजीनियर हैं, तो जिगीश जी इंजीनियर रहे हैं, लेकिन मैं तो इंजीनियर नहीं हूं। और मुझे अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो मैं 90 साल का भी हो जाऊं, तब भी मैं उस क्षेत्र में बालक ही कहा जाऊंगा। 120 वर्ष का भी हो जाऊं तो भी मैं बालक ही कहा जाऊंगा। जैसे अन्य और क्षेत्रों में देखा जाए, मैं जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई किया हूं, उस क्षेत्र में मैं देखा जाए तो मैं, जो दूसरे लोग हैं जो इस विषय में नहीं पढ़ाई किए हैं, उनके लिए मैं बड़ा ही होऊंगा, चाहे वो कितने भी बड़े हों या छोटे हों। लेकिन जो विषय मैं नहीं पढ़ा हूं, उस विषय को अगर देखा जाए तो उस विषय में मैं बालक ही रहूंगा। ठीक है? और उसमें मैं कितना भी अध्ययन कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन हमें संबद्ध क्या किया जाएगा? बाल शब्द से ही संबोधित किया जाएगा, क्योंकि इस अध्ययन में अभी तक वह बालक रूप है आचार्यों से, इसलिए बालकों के सुख बोधक उक्त पद का प्रयोग हुआ है। सुख बोधक, सुख की प्राप्ति के लिए या सुख के बारे में बोध किया गया है, बताया गया है कि क्या चीज से कैसा स्थिति उत्पन्न होगा। अब आप लोग इसके श्लोक के बारे में लिखिएगा। यह पहला श्लोक समझने के लिए था। दूसरा श्लोक आप लोग लिखिएगा। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं विप्रौ देवेज्य भृगुजौ क्षत्रिजौ रवि भूमिजौ वैश्यौ निशाकर बुधौ शनि शूद्रस्तमोन्त्यजः। कह रहे हैं गुरु और शुक्र ग्रह जो हैं वो ब्राह्मण हैं। तो ये तो आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में ये लिखे ही हैं कि गुरु और शुक्र क्या है? ब्राह्मण हैं। सूर्य और मंगल दोनों क्षत्रिय हैं। चंद्र बुध वैश्य है। शनि शूद्र और राहु को अत्यंज कहा जाता है। जो मलिक्ष होते हैं उसको हम किसके रूप में संबोधित करते हैं? राहु के। अत्यज
जो त्याज्य है, अत्यंत त्याज्य है, उसको हम राहु का संबोधित करते हैं, कहा गया है। ठीक। मीनादयः क्रमादेते विप्रक्षत्रिय विशोऽघ्रिजा एतेषां दृष्टियोगाभ्याम फलमाहुर्मनाशिणः। अब कह रहे हैं कि राशियों के बारे में, कौन सी राशि को हम किस तरह से बुलाते हैं। तो मीन राशि ब्राह्मण है, मेष राशि क्षत्रिय है, वृष राशि और मिथुन राशि शूद्र। क्रम से मीन, कर्क आदि वृश्चिक राशियां ब्राह्मण, मेष, सिंह और धनु राशियां क्षत्रिय, वृष, कन्या और मकर राशियां वैश्य तथा मिथुन, तुला और कुंभ राशि राशियों का वर्ण शूद्र संज्ञा कही गई है। यहां तक समझ में आया कि लिखना है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं। यहाँ तक तो पिछली कक्षाओं में और जो शुरुआती की कक्षाएं हैं ये जान ही गए हैं आप लोग लगभग कि किस राशि को हम किससे संबोधित करते हैं, किस राशि से हम किसको संबोधित करते हैं। नवल जी लिखवाना है क्या? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, ठीक है, तो लिखिए, फिर जल्दी से लिखिए। गुरुजी लघु पराशरी से लिखवा रहे हैं, कितना नंबर पेज है इसका? पेज नहीं, अलग अलग उसमें अलग अलग रहेगा। 6वां अध्याय अंतिम में, मध्य पाराशरी में 6वां अध्याय या 6ठ परिच्छेद समझिए। अच्छा, ये दोनों पुस्तक अलग हैं क्या, लघु पराशरी और मध्य पराशरी? दोनों एक ही में है, किसी किसी में अलग होगा लेकिन दोनों एक ही है। राइटर इसके कौन से हैं? कोई भी हो यार, अब राइटर से क्या मतलब है। पेज बदल जाता है ना राइटर अगर। श्लोक नहीं बदलता है बाबू, श्लोक वही रहता है। आप में कितना नंबर पेज है? मेरे में 95 नंबर है। 95, ठीक। लिखिए नवल जी। मीन, कर्क और वृश्चिक राशियां ब्राह्मण, मीन, कर्क और वृश्चिक राशियां ब्राह्मण, मेष, सिंह और धनु राशियां क्षत्रिय, मेष, सिंह और धनु राशियां क्षत्रिय, वृष, कन्या और मकर राशियां वैश्य, मिथुन, तुला और कुंभ राशियों का वर्ण से शूद्र की संज्ञा कही गई है। मिथुन, तुला और गुरुजी? मिथुन, तुला और कुंभ राशियों की वर्ण शूद्र कही गई है। अब अगले श्लोक में चल रहे हैं। सूर्यो गुरु कुजः सौम्यो गुरुर्यज्ञश्च सितः शनिः गुरुश्चंद्रेज्य मंदाश्च क्रमसौभावकारकाः। कह रहे हैं कि सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, गुरु
चंद्र, गुरु और शनि, ये ग्रह लग्नादि द्वादश भावों के कारक होते हैं। लग्नादि द्वादश भावों के कारक होते हैं। तो ये कारक तो आपको बताया ही गया है कि किस भाव के कारक कौन ग्रह है। हाँ, ये शुरुआती में लिखवा दिया गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। पिता रविर्भ्रातृकरौ शशांकौ भ्राता कुजौ मातुलवर्ग सौम्य पुत्रो गुरुर्भार्गवकामिनीशो मित्रे रविं राहु शनिं च शत्रु। कह रहे हैं सूर्य पितृ का कारक है, चंद्रमा मातृ का कारक है, बुध खनि और शुक्र भ्रातृ कारक है, पुत्र का कारक मंगल, सूर्य मित्र कारक है, राहु और शनि शत्रु कारक होते हैं। ठीक, अब आगे की कक्षा में चल रहे हैं। ये शत्रु मित्र और कारक की बात तो पहले ही लिखवा दी गई है, बता दी गई है, तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यह बात कहा जा रहा है कि कितना भी ज्योतिष जानते हो, लेकिन इन सूक्ष्म बातों को न जानो तो क्या आप उस विषय में क्या है, बालक हैं। इसलिए यहाँ पे दोहराई जा रही है कि कौन सा कौन कारक है, कैसा है। अगले में कह रहे हैं पिता रविर्मातृकरः शशांकौ भ्राता कुजौ मातुलवर्ग सौम्यः पुत्रो गुरुर्भार्गवकामिनीश मित्रे राहु शनि च शत्रु। कह रहे हैं प्रकारांत से श्लोक का आशय व्यक्त हुआ है। 5वें श्लोक में जो कहा गया है वही इसमें भी हम कह रहे हैं। वही उसका अर्थ है कि पिता का कारक रवि, माता का कारक चंद्रमा और भ्राता का कारक मंगल, मातु का सौम्य इत्यादि सभी हम उसी के भाव को हम जान रहे हैं कि पिछले भाव चीज में बता दिया गया। अब अगले में कह रहे हैं शनि भौमो पितृक्षेत्रे पक्षा जीवज्ञ भार्गवाः मातृर्भावे तु राजानो रविचंद्रमसौ स्मृतौ शुभु भूसूनुर्नायकौ ज्ञेयो बुधः सुनुः प्रकीर्तितः सचिवो भृगु जीवौ च दृष्टियोग फलम पृथक। कह रहे हैं शनि मंगल पितृभाव के सहयोगी, पितृभाव के जो सहयोगी हैं शनि और मंगल, बुध बृहस्पति और शुक्र ग्रह भ्रातृभाव के सहयोगी होते हैं। सूर्य चंद्र राज सहायक, मंगल राजनायक, बुध राजकुमार का सहयोगी, गुरु शुक्र राष्ट्र को मंत्रणा देते हैं। इन सभी ग्रहों की दृष्टि योग से पृथक पृथक फलादेश करना चाहिए। हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि कहां से किसका विचार करना चाहिए। जो राजतंत्र है और प्रजातंत्र, जब हम लिखवाए थे शुरुआती में राजतंत्र और प्रजातंत्र, तो किसका प्रतिनिधित्व कौन सा ग्रह करता है उसके बारे में पहले लिखाया जा चुका है, और वही यहाँ पे भी लिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शनि मंगल पितृभाव से सहयोगी होते हैं, पिता के भाव को सहयोग देते हैं। बुध बृहस्पति और शुक्र भ्रातृभाव भाई के भाव को सहयोग देते हैं। उसके बाद में बुध चंद्र राज सहायक, राजा के कार्यों में सहायक, चंद्र और सूर्य राज सहायक होते हैं। मंगल राज नायक होता है, राजा का नायक
नायक मतलब सिपाहियों का राजा जो होता है। बुध राजकुमार का सहयोगी। गुरु शुक्र राष्ट्र को मंत्रणा देने वाले मंत्री होते हैं। आधुनिक मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री। पुराने मंत्रालयों को, गुण विषयों को गुरु देखते हैं और आधुनिक मंत्रालय को, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि को शुक्र देखते हैं। डेवलपमेंट व आधुनिक चीजों को शुक्र देखते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं। ठीक, अब हम आगे के श्लोक में चले रहे हैं। शनि चमे से पितरमाहुः कालविदो जनाः ग्रहाणां फलदातृत्वं तत्त्वा तत्तत्पाके विनिर्दिशेत। कह रहे हैं कि मेष राशिगत शनि की शनि भी पितृ कारक कहा गया है। अगर मेष राशि में भी शनि हो तो पिता का कारक कहा जाता है। ग्रहों की अपने अपने स्थानों में फलदान की शक्ति उत्पन्न होती है। ग्रहों की अपने अपने स्थानों में फलदान की शक्ति होती है। फलदान मतलब जो उनका फल है वह अपने अपने स्थानों में देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? न समझ में आया हो तो आप लोग हैंड राइज करिएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तभी आपको लाभ है जब आप लोग को समझ में आए। तो यहां तक तो पिछली कक्षाओं में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। अब क्या कह रहे हैं? यद्भावेशो यस्य षड्वर्ग संस्थतस्तात्पाके द्रव्यलाभो नारायणाम् यद्द्रव्यं तस्य खेटस्य विद्यान् तत्तद् द्रव्यं तस्य पाके वदन्ति। कह रहे हैं जो भावेश जिस ग्रह के षड्वर्ग में स्थित हो है, जो भावेश जिस ग्रह के षड्वर्ग में स्थित है, मान लीजिए मेष का स्वामी अगर शनि के षड्वर्ग में स्थित है, उस ग्रह की दशादि में उस ग्रह के कथित द्रव्य की प्राप्ति होगी। तो जो ग्रह जिसमें है उसमें, जैसे मंगल जो है शनि के षड्वर्ग में है, तो शनि के जो है द्रव्यों की प्राप्ति होगी। शनि का द्रव्य जो है उन्हीं चीजों की प्राप्ति होगी। ठीक, आगे चलें। जिगीश जी, गिरीश जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं गुरुदेव, मैं ये कह रहा हूँ आगे चले। ठीक है। पाकेशे भास्करांस्थे भूपान मानवे निर्दिशेत अथवा पितृवर्गाद्धा चंद्रन सान्मातृवर्गतः। सूर्य नवमांश स्थित दशा का स्वामी, सूर्य नवमांश स्थिति दशा स्वामी के समय, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आप लोग लिख लीजिए। सूर्य नवमांश स्थित दशा स्वामी के समय, सूर्य नवमांश स्थित दशा स्वामी के समय में, मतलब कोई भी ग्रह अगर सूर्य के नवमांश में हो जाता है, नवमांश के चक्र में अगर वह सूर्य के नवमांश में चले जाते हैं, भाव में चले जाते हैं, तो उस समय राजा से मान धन की प्राप्ति होती है। सूर्य नवमांश स्थित दशा स्वामी के समय में राजा से मान धन
प्राप्ति होती है। अथवा पितृ संबंधियों से धनादि प्राप्ति होती है। अथवा पितृ संबंधियों से धनादि प्राप्ति होती है। अथवा पितृ संबंधियों से धनादि प्राप्ति होती है। चंद्र नवमांश से मातृवर्ग से लाभ होता है। अगर चंद्र के नवमांश में है तो मातृपक्ष से मातृवर्ग से लाभ होता है। माता के समान कोई हो, या ननिहाल से मिलने वाली चीजें हैं, या माता से संबंधित कोई चीज है, तो मातृवर्ग से लाभ होता है। हो जाए तो हैंड राइज करिएगा, अगले श्लोक में चलेंगे। चलिए। कुजान सात्पुत्र वर्गेण नायकाद्वा फलम वदेत सौम्यासाद भ्रातृवर्गेण राजपुत्रेण वा फलम। कह रहे हैं मंगल नवमांश स्थित दशा स्वामी, मंगल नवमांश स्थित दशा स्वामी से, मंगल नवमांश स्थित दशा स्वामी से मंगल नवमांश स्थित दशा स्वामी से पुत्र वर्ग अथवा सेना नायक से धन प्राप्ति होती है। पुत्र वर्ग अथवा सेना नायक से धन प्राप्ति होती है। बुध नवमांश से भ्रातृवर्ग या राजपुत्र से लाभ होता है। बुध नवमांश से भ्रातृवर्ग या राजपुत्र से लाभ होता है। भ्रातृवर्ग या राजपुत्र से लाभ होता है। अगला, गुरुर्वशे भ्रातृवर्गेण सचिवाद्वा फलम लभेत शुक्रांशान् मातृवर्गेण स्त्रीं वर्गाद्वा फलम लभेत। कह रहे हैं गुरु नवमांशगत दशा स्वामी से, गुरु नवमांशगत दशा स्वामी मातृ या मंत्री वर्ग द्वारा, मातृ या मंत्री वर्ग द्वारा गुरु नवमांशगत दशा स्वामी मातृ या मंत्री वर्ग द्वारा मंत्री वर्ग द्वारा शुक्र नवमांशगत हो तो भ्रातृवर्ग या स्त्री वर्ग द्वारा शुभ फल प्राप्ति कहनी चाहिए। शुक्र नवमांशगत हो तो भ्रातृवर्ग या स्त्री वर्ग द्वारा शुभ फल प्राप्ति कहनी चाहिए। भ्रातृवर्ग या स्त्री वर्ग द्वारा शुभ फल प्राप्ति कहनी चाहिए।
अब अगले में कह रहे हैं सन्यम सा क्षुद्र वर्गेण प्रेस्य वर्गात् फलं तथा राहौ फलं शूद्र वर्गात् के चिदाहुर्मणि ईशिणः। कह रहे हैं शनि नवमांस गत दशाधीश शूद्र वर्ग से, शनि नवमांस गत दशाधीश से, शनि नवमांस गत दशाधीश से शूद्र वर्ग से या भृत्ति से लाभ होता है, या भृत्ति से लाभ होता है। आचार्यों के मतांतर से राहु की उक्त स्थिति से शूद्र से लाभ होता है। आचार्यों के मतांतर से राहु की उक्त स्थिति से शूद्र से लाभ होता है। शनि नवमांसगत दशाधीश से शूद्र वर्ग से या वृत्ति से लाभ होता है। आचार्यों के मतांतर से राहु की उक्त स्थिति से शूद्र से लाभ होता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं पाके फलम पैतृकम तु न भवे छन्निभौ मयोः पाके जीवज्ञ शुक्राणाम मातुलाधृत्य वर्गतः। कह रहे हैं शनि मंगल की दशाओं में पितृ संबंधित फल का, शनि मंगल की दशाओं में पितृ संबंधित फलाभाव, पितृ संबंधी फलाभाव, फल का अभाव, शनि मंगल की दशाओं में पितृ संबंधी फलाभाव और गुरु शुक्र की दशाओं में मामा और नौकर वर्ग से लाभ नहीं होता है। गुरु शुक्र की दशाओं में मामा और नौकर वर्ग से लाभ नहीं होता है। अगले श्लोक में चल रहे हैं दशा विपाके सूर पूजितस्य ब्रह्मत्वतः ब्राह्मण जाति मूलात् अंशानुरूपम फलमाहुरार्याः पादे दशायाश्च वदन्ति धीराः। कह रहे हैं बृहस्पति की दशांतर दशादि में, बृहस्पति की दशांतर दशादि में ब्राह्मण जाति से बृहस्पति की दशांतर दशादि में ब्राह्मण जाति से अंशानुकूल नवांशानुकूल
अंशानुकूल नवांशानुकूल फल प्राप्ति होती है। बृहस्पति की दशांतर दशादि में ब्राह्मण जाति से अंशानुकूल नवमांशानुकूल फल प्राप्ति होती है। प्रथम नवमांश में 1/9 फल, प्रथम नवमांश में 1/9 फल, द्वितीय में 2, द्वितीय में 2, तृतीय में तिहाई, तृतीय में तिहाई, छठे नवमांश में 2/3, छठे नवमांश में 2/3 एवं अंतिम नवमांश में पूर्ण फल प्राप्ति समझकर आदेश करना चाहिए। छठे नवमांश में 2/3 एवं अंतिम नवमांश में पूर्ण फल प्राप्ति समझकर आदेश करना चाहिए। गुरुजी एक बार इसको उदाहरण के साथ समझाएंगे? हाँ, जैसे नवमांश क्या कहा जाता है कि नवमांश को हम पहले 3 भागों में बांटते हैं ना। जी गुरुजी। मालूम है ना कि नहीं? नहीं गुरुजी, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। मैंने शुरू की 10 क्लास में नहीं थी। 10 10 जैसे कोई भी राशि कितने अंश की होती है? 30 की। तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो हाँ, प्रथम हाँ। नवमांश, द्वितीय नवमांश, तृतीय नवमांश। 1 से 10 तक प्रथम नवमांश, 11 से 20 तक द्वितीय नवमांश, 21 से 30 तक तृतीय नवमांश। ठीक है ठीक। गुरुजी। तो प्रथम नवमांश जब होता है तो उसमें फल कितना मिलता है? 1/9, मतलब नौवां अंश फल मिलता है। द्वितीय नवमांश में 2, तृतीय में तिहाई। और अब इसी को क्या कह रहे हैं कि 5-5 अंशों का जो है उसको नवमांश विभाजित कर लीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ जी गुरुजी, समझ गए। तो जब 5-5 अंशों का नवमांश विभाजित करेंगे तो छठे नवमांश में कह रहे हैं कि 2/3 और अंतिम नवमांश में मतलब वही छठा ही। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसी जी में कह रहे हैं अंतिम नवमांश में पूर्ण फल प्राप्ति समझकर आदेश कहना चाहिए। जी गुरुजी, समझ गए। और किसी को रिकॉर्डिंग सुनील जी बंद कर दीजिए।